दिलावेज और पलवशा को जुड़ी हुई हालत में अपने सामने देखकर कशमाला का दिल खून के आंसू रो रहा था। वह कल से ही दिलावेज और पलवशा के शौहर और उनके घर वालों को मुंह भरकर कोस रही थी। मुकाफाती अमल भी कोई चीज़ होता है माँ? दूसरों पर जुल्म करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि खुदा की लाठी भी आवाज़ होती है। जुल्म की उम्र ज़्यादा तवील नहीं होती। दूसरों पर ढाए सितम तो इंसान भूल जाता है, मगर जब उसकी खुद की रस्सी खींची जाए तो वो बुलबुला उठता है। आरज़ू कशमाला को देखती हुई बोली। आरज़ू चंद घंटे पहले पलवशा और दिल अवेज का शोहरों के कारनामे सुनकर हवेली में अपनी दोनों बहनों से मिलने आई थी। इस वक्त कमरे में तीनों बहनों के अलावा कशमाला भी मौजूद थी। तू कहना क्या चाह रही है आरज़ू? खुलकर बोल। कशमाला भड़कती हुई उससे पूछने लगी। मेरा इशारा तो आप वैसे भी अच्छी तरह समझ चुकी हैं माँ, फिर भी आप वाज़ेह तौर पर सुनना चाह रही हैं तो सुने। जो आपने अफ़ा और रुशाना के साथ किया था, आज वही कुछ आपकी अपनी बेटियों के आगे भी आ गया। आप भी तो ज़ैगम की दूसरी शादी करवाना चाह रही थी ना? पलवशा आप यकीनन से अब आपका अपना दामाद ही आपकी बेटी पर सौतन ले आया है, तो आपको इतना बुरा लग रहा है? अफो और रुशाना को जिस तरह इस हवेली से जलील करके निकाला गया था, अब वही कुछ जावेद भाई दिलावेज आप ही के साथ कर चुके हैं, तो आप इन्हें कोसने पर उतर आई हैं। आरज़ू के सच बोलने पर कशमाला गुस्से में सोफे से उठकर उसके सामने आई। तुझे क्या लगता है रुबाब और उसकी बेटी को मैंने इस हवेली से निकलवाया है? अरे इन माँ बेटियों के तो खुद लक्षण ठीक नहीं थे। अपने यारों को इस हवेली में इन दोनों ने खुद बुलवाया था। कशमाला गुस्से में चीखती हुई बोली। दिलावेज और पलवशा खामोश बैठी हुई थी, जबकि आरज़ू कशमाला की बात सुनकर कमरे से बाहर निकली और थोड़ी देर में शानों की बेटी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाई। चल सच सच बोल, ज़ैगम की बीवी को कैसे इस हवेली से बाहर निकाला? अपना कारनामा बता। आरज़ू मानो के मुंह पर थप्पड़ जड़ने के बाद उससे पूछने लगी। बाजी माँ ने तो बीबी साई के कहने पर रोशी बीबी के फ़ोन से मैसेज टाइप किया। बीबी साई ने ही मुझे उस आदमी के साथ रोशी बीबी की फ़ोटो उतारने को कहा था। मानो अपने गाल पर हाथ रखती डर कर बोली। उसके इंकशाफ पर दिलावेज और पलवशा हैरत से कशमाला को देखने लगी। कशमाला ने आगे बढ़कर गुस्से से मानो के मुँह पर थप्पड़ जड़ा। कम नस्ल नमक हराम तफान कर अपनी मनहूस शक्ल यहाँ से। खबरदार जो तूने ज़ैगम के सामने अपनी ज़ुबान खोली, वरना इसी वक्त तेरी ये ज़ुबान काट कर तेरे हाथ पर रख दूंगी। कशमाला ने बोलने के साथ ही मानो को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाला। आपको एहसास है मैं आपने ज़ैगम के साथ क्या किया है? अफो से बिला वजह की नफरत के चक्कर में आपने न सिर्फ उनकी मासूम बेटी को रसवा करके यहाँ से निकलवाया, बल्कि खुद अपने बेटे का घर भी उजाड़ दिया। एक पल के लिए आपका दिल नहीं दुखा? ना आपको ज़रा पछतावा हुआ? दिलावेज अफसोस करती हुई कशमाला से बोली तो कशमाला उसकी बात सुनकर फट पड़ी। चुप कर, अपने छिछोरे शोहर के सामने तो तेरी ज़ुबान चलती नहीं है। आई बड़ी मुझे शर्म दिलाने वाली। तुम तीनों कान खोलकर सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी ज़ैगम के सामने कुछ भी बोला तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी तुम तीनों। कशमाला गुस्से में इन तीनों को बोलती हुई कमरे से जा चुकी थी। जब जब माँ ने मेरी नंद से ज़ैगम की दूसरी शादी की बात करनी चाहिए, तब तब मैंने उनको समझाया कि रुशाने में कोई कमी नहीं है, और ज़ैगम उसकी आंखों में रुशाने के लिए कितना प्यार था, कितना खुश था वो उसके साथ। मेरे मना करने के बावजूद माँ अपनी ज़िद पर अड़ी रही और मेरे ससुराल में जाकर बाकायदा किरण का रिश्ता मांगा। माँ ने जो कुछ भी किया उसका भुगतान हम दोनों को भुगतना पड़ेगा अब शायद। पलवशा आंखें खुश करती हुई बोली तो दिलावेज और आरज़ू भी सुरदा होने लगी। तयशुदा वक्त यानी पूरे 1.25 महीने बाद आज वो रुशाने और हाजिम को अपने साथ लेकर जाने के लिए सरदार इस्माइल खान की हवेली में आया था। वैसे तो वो रुशाने और हाजिम को अस्पताल से ही अपने साथ लेकर जाना चाहता था, मगर तब सरदार इस्माइल खान की शर्त पर कि वो रुशाने के 1.25 महीने के बाद लेकर चला जाए, तो आज वो यहाँ आया था। ज़ैगम यह भी जानता था ये शर्त सरदार इस्माइल खान ने ज़रूर रुशाने की ज़िद पर रखी होगी। उसी के कहने पर सरदार इस्माइल खान ने उसके बेटे का नाम हाजिम रखा था। वो अपने बेटे को देखने के लिए बेताब था, और शायद अपने गुस्से में भरी बीवी को देखने के लिए भी, जिसके मिजाज अभी तक नहीं मिल रहे थे। 2 दिन पहले ही वह शहर से हवेली आ गया था और अपने इस इक़दाम के बारे में शमशेर जतोई फिरोज जतोई को आगाह कर दिया था, जिस पर उन दोनों ने कोई ख़ास एतराज़ नहीं उठाया था। गाड़ी पार्क करने के बाद वह हवेली में दाखिल हो रहा था, तब उसे व्हील चेयर पर तैमूर खान बैठा हुआ नजर आया, जिसे देखकर ज़ैगम के माथे पर शिकनी वाज़ेह हुई। तैमूर खान को इस हालत में देखकर भी उसे बिल्कुल तरस नहीं आया था, क्योंकि उसने शमरोज जतई उसके चचा की जान ली थी। मैं माफ़ी वो रुशाने, उसने कुछ नहीं किया, उसने नहीं। तैमूर खान में हाथ जोड़ने की सिकत नहीं थी, मगर वो टूटे हुए लफ्ज़ों से ज़ैगम को बताने लगा। नाम नहीं लेना मेरी बीवी का अपनी ज़ुबान से, और तुम उस लायक नहीं हो कि तुम्हें माफ़ किया जाए। ज़ैगम तैमूर खान को बोलता हुआ आगे बढ़ गया। आओ ज़ैगम जतोई, मैं आज सोच ही रहा था कि तुम्हारा आना होगा। सरदार इस्माइल खान उसे मेहमान खाने में आता हुआ देखकर सोफे पर बैठने का इशारा करने लगा। बैठूंगा नहीं, आप रोशी और हासिन को बुलवा दें, शहर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। ज़ैगम के बोलने पर सरदार इस्माइल खान ने मुलाजमत से कहकर रुशाने को बुलाया, मगर थोड़ी देर बाद
मुलाजमा सरदार इस्माइल ख़ान के पास आती हुई सरगोशाना अंदाज में उसे कुछ बताने लगी तो ज़ैग़म सरदार इस्माइल ख़ान के तासुरात देखने लगा। थोड़ी देर बैठो, मैं खुद लेकर आता हूँ रुशाने को। सरदार इस्माइल ख़ान ने ज़ैग़म को देखकर एक बार फिर बैठने को बोला। मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। वो अब भी बैठने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सरदार इस्माइल ख़ान बिना कोई जवाब दिए रुशाने के कमरे में जाने लगा। ज़ैग़म भी उसके पीछे चल दिया। रोशी, अब क्यों ज़िद कर रही हो? जब यह तय हो गया था कि 1.25 महीने बाद तुम्हें जाना है, फिर क्यों बात बिगाड़ रही हो? बच्चे, तुम्हारा शोहर तुम्हें खुद लेने आया है यहाँ। ज़रीन रुशाने को एक दफ़ा फिर समझाने लगी। उसे समझाने का काम आज सुबह से ही कर रही थी। बात मैंने नहीं बिगाड़ी ताई माँ, बात वहाँ से बिगड़ी थी। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। रुशाने हाजिम के धुले हुए कपड़े तय करती हुई ज़रीन से बोली। वो हाजिम के सब काम अपने हाथ से ही करने की आदत थी, जबकि हाजिम बेड पर लेटा हुआ अभी भी नींद से जागा था। रुशाने, अपना और हाजिम का सामान जल्दी से पैक करो। सरदार इस्माइल ख़ान रुशाने के कमरे में आता हुआ उससे बोला। उसके पीछे ही ज़ैग़म के कमरे में आता देखकर रुशानी एकदम खामोश हो गई, मगर वो उसे देखे बिना बेड पर लेटे हुए हाजिम की तरफ बढ़ा। रुशानी का दिल एकदम रुका, मगर वो अपने बेटे को देखकर बेड पर बैठ गया। उसने हाजिम का गाल अपनी उंगली के पोरों से छुआ तो हाजिम मुस्कुराने लगा। ज़ैग़म ने भी मुस्कुराकर अपने बेटे को एहतियात से गोद में लिया और उसका गाल चूमा। ज़ैग़म खुश था, उसके बेटे ने दूसरी बार मुस्कुराकर उसे खुशामदीद किया था। रुशाने, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन रही हो तुम? सरदार इस्माइल ख़ान ने दोबारा बोलकर रुशाने की तवज्जो अपनी तरफ दिलाई, जो बाप बेटे को देख रही थी। गुस्ताखी माफ़ बड़े ख़ान, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन इस पर अमल नहीं करूँगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती, तो फिर सामान पैक करने का क्या फ़ायदा? रुशाने नज़र झुकाकर सरदार इस्माइल ख़ान का जवाब देने लगी। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था जब उसने सरदार इस्माइल ख़ान की किसी बात से इनकार किया था। शायद आप वो वाकई गुस्ताख हो गए थे। बड़े ख़ान, रोशी अगर चंद दिन और यहाँ हमारे पास रुक जाती तो। ज़रीन ने सरदार इस्माइल ख़ान को बोलना चाहा तो सरदार इस्माइल ख़ान ने उसे टोका। ज़रीन, तुम बीच में मत बोलो। रुशाने, फ़ौरन अपना और हाजिम का सामान पैक करो। सरदार इस्माइल ख़ान ने ज़रीन को टोकने के साथ ही रुशाने को भी हुक्म दिया, जबकि ज़ैग़म इन तीनों से लाताल्लुक़ अपने बेटे को गोद में उठाए उसके नन्हे नन्हे हाथ चूम रहा था। बड़े ख़ान, अगर मेरी जगह आपकी सगी बेटी होती, आप तब भी उसके लिए यही फ़ैसला करते? रुशाने के बोलने पर सिर्फ एक नज़र ज़ैग़म ने उसे देखा और दोबारा अपने बेटे की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम मेरी बेटी ही हो, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी औलाद जाना है, और अब दोबारा कोई फ़जूल बात मैं तुम्हारे मुँह से नहीं सुनूंगा। बेटियाँ अपने घर में आबाद हों तो माँ बाप उनको देखकर खुश रहते हैं। तुम्हारा शोहर सब कुछ भूल कर तुम्हें लेने आया है, अब तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। सरदार इस्माइल ख़ान रुशाने को बोलने लगा, जबकि ज़ैग़म ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा। जिस तरह फिर फ़िरोज़ जतोई की कॉल आ रही थी। वो कॉल काटने के बाद दोबारा अपने बेटे की तरफ मुतवज्जा हो गया। ऐसे आबाद होने का क्या फ़ायदा बड़े ख़ान, जब आपकी अपनी बेटी अंदर से नाखुश हो? मैं इनके साथ खुश नहीं रह सकती। इनका दिल चाहा तो उन्होंने मुझे हवेली से निकाल दिया, इनका दिल चाहा तो ये मुझे लेने के लिए आ गए। मेरी अपनी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। उनका गुस्सा ठंडा हो गया तो ये सब कुछ भूल गए, मगर मेरा गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है, ना ही मैं सब भूल सकती हूँ। रुशाने की बात सुनकर सरदार इस्माइल ख़ान बिल्कुल खामोश हो गया। ज़ैग़म हाजिम को बेड पर लिटाकर चलता हुआ रुशाने के पास आया। ख़त्म करो ये बिला वजह के ड्रामे, फ़जूल की बहस छोड़कर खामोशी से जाकर गाड़ी में बैठो। ज़ैग़म रुशाने को आंखें दिखाता हुआ बोला। हाजिम बेड पर लेटा हुआ रोने लगा तो ज़रीन ने आगे बढ़कर हाजिम को गोद में उठा लिया, जबकि सरदार इस्माइल ख़ान ज़ैग़म की बात सुनकर बीच में बोला। 1 मिनट, जो भी बात करनी है ज़रा तहम्मुल से करो। अगर यूँ गुस्सा दिखाओगे या ज़बरदस्ती करोगे तो मैं खुद भी से यहाँ से जाने नहीं दूँगा। इससे वजह पूछो, वो क्यों खफा है तुमसे? बीवियाँ कोई बांदी या ग़ुलाम नहीं होती। ज़रीन, हाजिम को लेकर कमरे से बाहर आ जाओ। सरदार इस्माइल ख़ान बीच में मुदाखलत करता हुआ बोला। कमरे से बाहर निकल गया। इसके पीछे ज़रीन भी हाजिम को गोद में उठाए कमरे से चली गई। क्या साबित करना चाहती हो अपने घर वालों के सामने ये तमाशा करके? मैंने तुम्हें खुश नहीं रखा। बेवकूफ़ी तुमने की, बेईमानी तुमने की, झूठ तुमने मुझसे बोला। इन सब बातों के बावजूद, सब चीज़ों को भूल कर मैं तुम्हें लेने आया हूँ, और तुम बात करी हो कि तुम भूल नहीं सकती। आखिर ऐसा क्या है जो तुम भूल नहीं सकती? ज़ैग़म गुस्से में रुशाने को देखता हुआ पूछने लगा। मैंने झूठ बोला ताकि हमारे रिश्ते में दरार न पड़े, मगर मैंने बेईमानी कोई नहीं की। रुशाने दुख से ज़ैग़म को देखती हुई बोली। मेरे पीछे तुमने तैमूर ख़ान को मैसेज किया, जबकि तुम्हें अंदाज़ा है कि मैं तैमूर ख़ान को पसंद नहीं करता। ज़ैग़म दांत पीसता उसे याद दहानी करवाने लगा। वो मैसेज मैंने नहीं किया था, मेरा मोबाइल मामी के पास मौजूद था। रुशाने को दोबारा बताते हुए अज़ियत महसूस हुई। वो सारी बातें दिल में रखा हुआ फिर आखिर क्यों उसे लेने आया था? मेरे और अपने बीच में माँ को मत लेकर आओ रोशी। मैंने पहले भी हक़ाइक़ जाने बगैर माँ को गलत बोलकर तुम्हारा दिफा किया, और बदले में मुझे क्या देखने को मिलता है? ज़ख़म तंज़ी अंदाज में हंसकर बात अधूरी छोड़ गया। मेरे और आपके रिश्ते में आपकी माँ खुद बीच में आई हंसाई। आपको ये लगता है वो मैसेज मैंने ख़ान को किया था? क्या सोच रहे हैं आप? क्यों बुलाया होगा मैंने ख़ान को आपके पीछे? वजाहत दे मुझे। रुशाने हाथ बांध कर ज़ैग़म से पूछने लगी तो ज़ैग़म संजीदा तासुरात चेहरे पर लिए उसके करीब आया। जब पहली बार तैमूर ख़ान मेरे फ्लैट में आया तो ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? क्या वजह थी उसके पीछे? वजाहत दोगी मुझे? मेरे आराम से सब पूछने के बावजूद तुमने झूठी कसम खाई, इसके पीछे क्या वजह थी? वजाहत दोगी? ज़ैग़म अपने चेहरा उसके चेहरे के करीब करके सवाल पूछने लगा। रुशाने अपने चेहरे का रुख दूसरी सिमत किया, फिर ज़ैग़म को देखने लगी। मैं आपको सारी वजाहत दे चुकी हूँ, अब कोई वजाहत नहीं दूँगी, लेकिन अब बात सारी ये है कि जब तक मामी यहाँ का खुद सारी बात क्लियर नहीं करती
मैं आपके साथ जाने वाली नहीं हूँ। उंगली मेरे किरदार पर उठी है, ये बात मैं भूल नहीं सकती। रुशाना ज़ैकम को बोलते ही कमरे से निकलने लगी क्योंकि बाहर हाजिम के रोने की आवाज़ आ रही थी। रुशाने को मालूम था सब भूख लग रही है, मगर ज़ैकम उसका बाजू पकड़ चुका था। वो यहाँ पर कभी नहीं आएंगी, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मैं तुम्हें हवेली लेकर नहीं जा रहा, हम लोग शहर जा रहे हैं, इसलिए ये बात को यहीं ख़त्म करो और नखरे दिखाना बंद करो। ज़ैकम अपना गुस्सा दबाता हुआ बोला, आप भी तो यही समझते हैं ना कि खान को मैंने मैसेज करके बुलाया है, फिर मुझे अपने साथ लेकर जाने पर बजिद क्यों है? सिर्फ अपने बेटे की वजह से? साई, मेरी ज़ात इतनी अर्जा नहीं है कि अब मैं आपके साथ तभी जाऊंगी जब सारी बातें क्लियर होंगी। रुशानी की बात सुनकर ज़ैकम ने उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त कर दी। उसे गुस्से में देख रहा था। हाजिम को भूख लग रही है, सही बाजू छोड़ दे मेरा। रुशानी अपने बाजू पर ज़ैकम के हाथ की सख्ती महसूस करती बोली तो ज़ैकम ने उसका बाजू छोड़ दिया। एक बार फिर फिरोज जतोई की कॉल ज़ैकम के मोबाइल पर आने लगी। कब, कैसे? ज़ैकम परेशान होकर मोबाइल पर कह रहा था तो रुशानी ने पलट कर उसे देखा। मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ, ज़ैकम मोबाइल पर बोलता हुआ रुशानी को देखे बिना कमरे से बाहर निकल गया। महीना भर हो चुका था उसे तैमूर खान के साथ वापस हवेली आए हुए। थोड़ी देर पहले जाली उसे दवा देकर अपने सोने का कहती हुई कमरे से निकली थी, मगर अब वो डॉक्टर की सारी गुफ्तगू सुनकर अपना मोबाइल टेबल पर रखती हुई वापस तैमूर खान के कमरे में आई। वो बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटा था। आंखों में पड़ती रोशनी की वजह से तैमूर खान ने आंखें खोलकर माथे पर बल लिया। कमरे में आने वाले को देखा, मगर अपने सामने दोबारा जाले को देखकर उसके माथे के बल खुद ही जाते रहे। फ़ौरन उठो खान। ज़ाले कमरे में मौजूद व्हील चेयर को बैठकर करीब लाई और तैमूर खान को सहारा देकर उठाने लगी। उस काम में ज़ाले काफ़ी मेहनत सर्फ होती थी, क्योंकि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद तैमूर खान की तबीयत में कोई ख़ास बेहतरी नहीं दिखाई दे रही थी। ज़ाले जब से ही उसके सारे काम अपने हाथों से अंजाम देती रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? ज़ाले से हवेली से बाहर लॉन में लाई तो तैमूर खान से पूछने लगा। इब्तिदा में उसे बोला नहीं जाता था, मगर अब वो काफ़ी हद तक से ही बोलने लग गया था। तुमने क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है मुझे या फिर घर वालों को? ज़ाले लॉन में व्हील चेयर रोक कर तैमूर खान के सामने आकर उससे पूछने लगी तो तैमूर खान उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा। मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है, एक माह से ज़्यादा गुजर चुका है तुमको वहाँ से वापस आए। डॉक्टर के मुताबिक अब तुम्हारी कंडीशन बेहतरी की तरफ आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ट्रीटमेंट में कोई कमी पेशी नहीं आ रही। लेकिन अगर तुम्हारी कंडीशन बेहतरी की तरफ नहीं आ रही तो इसमें तुम्हारा ही कसूर है, या तुम खुद ही ठीक नहीं होना चाहते हो या ठीक होने की कोशिश नहीं करते। मुझे असल बात बताओ खान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें तरस नहीं आता अपने माँ बाप पर, दादी हजूर पर? जाली उसके सामने खड़ी उससे मुझसे पूछने लगी। डॉक्टर बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तैमूर खान उसकी बात सुनकर अपना मुँह फेर कर दूसरी तरफ करता हुआ बोला। तभी ज़ाले ने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह का रुख दोबारा अपनी तरफ किया। डॉक्टर बकवास नहीं कर रहा है, बकवास तुम कर रहे हो। मैंने पहले भी बहुत बार नोट किया है, दवा लेते टाइम तुम मुझे किसी ना किसी काम में लगा देते हो या फिर कमरे से बाहर भेज देते हो। मुझे पूरा यकीन है तुम अपनी दवा ठीक से नहीं ले रहे हो। और अरफान मुझे बता रहा था तुम फिजियोथेरापी करते वक्त तुम उस पर गुस्सा करते हो, अपनी फिजियोथेरापी भी ठीक से नहीं करते। वो किसी सख्त उस्तानी की तरह तैमूर खान को ट्रीट कर रही थी। तैमूर खान को अपने आप को नालायक स्टूडेंट जैसा महसूस हुआ था। तुम्हें मुझसे ऐसी सख्ती से बात नहीं करना चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तैमूर खान ज़ाले की बात गौर करता हुआ उसकी तवज्जो अपनी तबीयत पर मुंतमिल करता हुआ मासूमियत से बोला, मैं यूँ सारा दिन बेड पर लेटे रहने से या व्हील चेयर पर बैठे रहने से तुम्हारी तबीयत कभी भी ठीक नहीं हो सकती खान। आज तो मैं खुद से खड़े होने की कोशिश करना होगी, वो भी बगैर किसी सहारे के। ज़ाले तैमूर खान को देखती ही बोली तो वह हैरत से ज़ाले को देखने लगा। तुम्हें मालूम है मैं ऐसा नहीं कर सकता, दर्द होता है मुझे हाथ पाँव हिलाने में। अंदर लेकर चलो, अपने कमरे में जाना है मुझे। तैमूर खान ज़ाले को देखता हुआ जल्दी से बोला। अब उसे ज़ाले से डर लग रहा था। अच्छी बात है, दूसरों को रो तो दर्द देने वाले को खुद भी तकलीफ का अंदाज़ा होना चाहिए। जब तक तुम अपने पैरों पर खुद से खड़े होकर नहीं दिखा देते अंदर नहीं जाओगे। खबरदार जो तुमने व्हील चेयर पर कोई बटन दबाकर खुद अंदर जाने की कोशिश की। ज़ाले इस तरह बोलती हुई तैमूर खान को बहुत जालिम लगी। ज़ाले तुम समझने की कोशिश करो प्लीज़, मैं अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, मेरी तबीयत भी गड़ई है, प्लीज़ मुझे कमरे में ले चलो। वो परेशान होने के साथ साथ बेबसी से ज़ाले खामोशी से उसे देखने लगी। खान, मुझे लगता है डॉक्टर ठीक कह रहा था, तुम खुद ठीक नहीं होना चाहते, तुम वापस ज़िंदगी की तरफ नहीं आना चाहते, तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे। ज़ाले को अब तशवीश लाहक होने लगी। वो झुक कर तैमूर खान को दोनों शानों से पकड़ती हुई इससे पूछने लगी, मैं अगर ठीक हो गया तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, ऐसा कुछ बोला था ना तुमने मुझसे? वह इतना बड़ा मर्द उसके सामने बोलते हुए एकदम बच्चों की तरह रोने लगा। ज़ाले खामोशी से उसे रोता हुआ देखने लगी। जो दूसरों को अपने सामने चारों शाने चुत कर देता था, आज वो एक कमज़ोर सी लड़की के सामने आंसू बहा रहा था। अगर आज तुमने बगैर किसी सहारे के खुद से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश नहीं की तो मैं तुम्हें इसी वक्त छोड़कर चली जाऊंगी खान। ज़ाले तैमूर खान को धमकी देती हुई बोली। वो बेचारगी से उसे देखने लगा। ज़ाले उसके सामने अपने दोनों हाथ बांधकर उसके खड़े होने का इंतजार करने लगी।
तैमूर खान बेबस नज़रों से ज़ाले को देख रहा था। ज़ाले ने बाहर गेट की तरफ अपना रुख किया, आगे कदम बढ़ाए। ज़ाले, तैमूर खान ने डरकर उसे पुकारा, जैसे वो वाकई चली ही न जाए। ज़ाले इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। तैमूर खान ने बहुत मुश्किलों से कांपते हाथों के साथ व्हील चेयर के दोनों हैंडल थामे। ने चाहे इसे अपने हाथ की हड्डियां जाम और संकलूद महसूस होने लगी। व्हील चेयर की हैंडल पकड़ते हुए उसका चेहरा पसीने से तर हो चुका था। तकलीफ के साथ साथ बातों को हरकत देने में उसकी बहुत मेहनत सरफ हो रही थी। उसने अपने पैरों पर वजन डालकर उठने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह हांफ गया। नहीं खड़ा हो सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो सकता। वो दर्द से कराहता हुआ फूली हुई सांसों के साथ नफे में गर्दन हिलाता हुआ बोला तो ज़ाले उसकी बात सुनकर गेट की तरफ बढ़ने लगी। ज़ाले, नहीं ज़ाले, रुको, मत करो मेरे साथ ऐसा सलूक, मैं नहीं रह सकूँगा तुम्हारे बगैर। वो बेबसी से कहता हुआ रोने लगा और ज़ाले से फरियाद करने लगा, मगर ज़ाले उसकी तरफ देखे बगैर जैसे गेट की तरफ बढ़े जा रही थी। ज़ाले, वो गेट की तरफ पहुंची तभी से तैमूर खान की चीखती हुई आवाज़ आई। ज़ाले ने मुड़कर तैमूर खान को देखा, जो कि व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो चुका था। उसने अपना हाथ ज़ाले की तरफ आगे को बढ़ाया और जैसे ही कदम बढ़ाना चाहा तो वो घास पर गिर गया। ज़ाले भागकर उसके पास आई, तैमूर खान को सहारा देने के लिए खुद भी नीचे बैठ गई। तैमूर खान के चेहरे पर अब भी खौफ के आसार नुमाया थे कि ज़ाले उसे छोड़कर न चली जाए, जबकि ज़ाले के चेहरे पर इत्मीनान था। कहीं नहीं जा रही खान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। ज़ाले उसका चेहरा थामती हुई बोली। तैमूर खान को सहारा देती हुई दोबारा व्हील चेयर पर बैठाने लगी। बहुत ज़िद्दी होती जा रही हो तुम जोशी, कितनी बुरी बात है यार, तुमने ड्राइवर को फिर यूं ही खाली हाथ भेज दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। रुशान ने बेड पर 3 माह के हाजिम को लिए बैठी उससे बातों में मशगूल थी। हाजिम हाथ पाँव चलाता हुआ रुशाने को उसकी बातों का रिस्पॉन्स दे रहा था। जरीन रुशाने के पास उसके कमरे में आते हुए बोली, तो आप क्या चाह रही हैं ताइमा? मैं ड्राइवर का पैगाम सुनकर उसके साथ गाड़ी में बैठकर हवेली चली जाती। रुशान ने उल्टा जरीन से पूछने लगी। हाजिम अपनी तरफ तवज्जो हटती देखकर मजीद जोर जोर से हाथ पाँव चलाने लगा। हाँ, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए था। कशमाला की बात सुने, न जाने वो तुमसे क्या कहना चाहती हो। जरीन रुशाने के पास बैठती हुई समझाने लगी। उन्हें क्या कहना होगा भला मुझसे? हो सकता है मेरे पहुँचने पर फिर कोई नया ड्रामा क्रिएट करके दोबारा इल्ज़ाम लगा दे मुझ पर। कुछ बहीद नहीं है उनसे। रुशाने ने जरीन की बात का जवाब देते हुए बेड पर लेटे हुए हाजिम को गोद में उठा लिया। उसका पेट भरा हुआ था। रुशाने से थोड़ी देर गोद में लेकर टहलती तो वो सो जाता। तौबा करो रोशी बच्चे, आधा धड़ उसका मफलूज हो चुका है। इस हालत में उसके बारे में ऐसा सोच रही हो? क्यों इतनी तरह होती जा रही हो? ऐसी तरबियत की थी मैंने तुम्हारी। मेरी जगह अगर रुबाब जिंदा होती तो वो भी यही बोलती, एक दफ़ा जाकर कशमाला की बात सुनाओ। सास ही नहीं मामी भी है वो तुम्हारी। जरीन से मजीद समझाती हुई बोली। साथ इसकी गोद से हाजिम को लेकर काट में लिटा दिया, क्योंकि वो अब सो चुका था। बच्चे, बहुत मुश्किल होता है किसी को माफ़ करना जिसने आपके साथ नाजायज़ किया हो या दिल दुखाया हो। मैं मानती हूँ सब बातों को भूल जाना आसान नहीं होता, लेकिन अच्छा इंसान वही होता है जो अपने फैसले खुदा पर छोड़ दे। अब थोड़ी देर खुद अभी आराम कर लो, फजर की जागी हुई हो। जरीन रोशाने को बोलती हुई कमरे से जाने लगी तो रुशाने अफसरदा सी होने लगी। 2 दिन पहले तैमूर खान ने उससे अपने किए गए अमल की माफ़ी मांगी थी। रुशाने ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया था। साफ कह दिया था कि उससे कलाम तक न करे, ना ही उसके बच्चे को गोद में लिया करे। आप कहाँ पर जा रही हैं? जरीन को अपने कमरे से जाता हुआ देखकर रुशाने से पूछने लगी। खान के पास जा रही हूँ। क्यों, तुम्हें कोई काम है? जरीन रुककर रुशाने से पूछने लगी, जिस पर रुशाने रफ़ी में सर हिलाकर बेड पर लेट गई। 2 माह पहले कशमाला के सीनों से पाँव फिसला, जिसकी वजह से उसकी बैकबोन मुतासिर हो गई थी। इसी दौरान उसकी शुगर भी काफ़ी हाई रहने लगी थी, तो वो 2 माह से अब मुसलसल बिस्तर पर लग चुकी थी। जख्म जो उस दिन रुशाने को लेने आया था, उसके बाद दोबारा नहीं आया, ना ही उन दोनों का कोई कॉन्टैक्ट हुआ। अलबत्ता हवेली से ड्राइवर को तीसरी बार भेजा गया था, क्योंकि कशमाला रुशाने से मिलना चाहती थी, मगर हर बार की तरह रुशाने ने आज भी उसे खाली हाथ भेज दिया। हाजिम को गोद में उठाए उसने हवेली में कदम रखा, जहाँ से उसे निकाला गया था। अरे रुहाने, तुम आ गई। आरज़ू पहले उसे देखकर हैरान हुई, फिर मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। रुशाने ने इशारे से उसे सलाम किया। दिलअवीज़ भी रुशाने को देखकर उसके पास चली गई। वो तीनों बहनें इस वक्त हवेली में मौजूद थी। यह हाजिम है ना, मेरा भतीजा, मेरा गुड्डा? दो जल्दी से मुझे। आरज़ू एक्साइटेड होती हुई बोली और रुशाने की गोद से हाजिम को लिया। अच्छा हुआ तुम आ गई, माँ काफ़ी याद कर रही थी तुम्हें। उनकी हालत अब बिल्कुल ठीक नहीं है रुशाने। दिलअवीज़ रुशाने को बोल रही थी, मगर रुशाने की नज़र सीढ़ियों से उतरते हुए जैगम पर टिकी हुई थी, जो उसी पर नजरें जमाई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आरज़ू हाजिम को लेकर जैगम के पास ही वो मुस्कुराती हुई हाजिम को देखकर जैगम से कुछ कह रही थी, जिस पर जैगम भी मुस्कुराकर हाजिम को देख रहा था। सुन रही हो ना रुशाने मेरी बात? दिलअवीज़ की बात पर रुशाने चौंकी। जी, आप भी कुछ कह रही हैं? आप? रुशाने दोनों बहन भाई की तरफ से नजरें हटाती हुई बोली। दिलअवीज़ से पूछने लगी, मैं कह रही थी माँ से एक बार मिल लो, वो बहुत ज़्यादा अजियत में है इस वक्त। दिलअवीज़ रुशाने को देखकर अफसरदगी से बोली तो रुशाने दिलअवीज़ के साथ कशमाला के कमरे में चल दी। उसने एक बार दोबारा हाजिम की तरफ देखा, जो कि अब फिरोज जुतोई की गोद में था। सीढ़ियों से गिरने के सबब कशमाला की बैकबोन मुतासिर हुई थी, जिसकी वजह से वो उठ बैठ नहीं सकती थी। ऊपर से कशमाला की बदकिस्मती ये हुई कि उसकी टांग पर अजीब सा जख्म बनता चला गया। शुगर हाई होने की वजह से वो जख्म फैलने लगा, जिसकी वजह से उस आधी टांग गल चुकी थी। उसकी आधी टांग काटना पड़ी। चंद दिन गुजरने के बाद फिर वैसे ही जख्म उसकी दूसरी टांग पर भी फैलता चला गया, जिसमें से हर वक्त पस निकलता, खून रिसता रहता। अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह अपनी दूसरी टांग भी कटवा देती। वो अपनी
हालत पर खुद चीखें मार मार कर रोती, अल्लाह से तौबा करती और सबसे माफ़ी मांगती। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तूने यहाँ से जाते वक्त कहा था ना कि मुझे ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। तू देख मेरी हालत, ऊपर वाले ने मेरे सारे गुनाहों की मुझे मेरी ज़िंदगी में ही कैसी सज़ा दी। जो गुनाह मैंने रुबाब का निकाह नामा छुपा कर किया, जो बुरा सलूक मैंने तेरे साथ किया, ऐसे ज़ख्म वहाँ क्यों खड़ा है? यहाँ मेरे पास कश्माला रोती हुई रुशाना से बोल रही थी। उससे मालूम ही नहीं हुआ कब ज़ख्म कमरे में आ गया। रुशाना ने पलट कर देखा, वहाँ ज़ख्म ही नहीं, फिरोज जुतई, शमशेर जुतई के अलावा प्रविशा और आरजू भी कमरे में मौजूद थी। कश्माला के बुलाने पर ज़ख्म चलता हुआ उसके पास आया। इसने तैमूर खान को नहीं बुलवाया था, वो मैसेज मैंने मानो से करवाया था ताकि तेरे दिल में अपनी बीवी के लिए बदगुमानी आ जाए। बच्चे की खबर मुझे तब मालूम हुई जब ये मोबाइल पर अपनी तईमा को बता रही थी। कश्माला रोती हुई अब ज़ख्म की गलतफहमी दूर कर रही थी। वो ज़ब्त करता हुआ कश्माला की बात सुनने लगा। ये सब उसको आरज़ू पहले ही बता चुकी थी। कश्माला रोती हुई अपनी तमाम तबशीदा गुनाह और ज़्यादतियों की माफ़ी मांग रही थी। कमरे में मौजूद सब नफूस खामोश खड़े थे। दिलावेज़ परवश और आरज़ू की आंखें अश्कबार थी, जबकि ज़ख्म की आंखें ज़ब्त के बारे सुर्ख हो चुकी थी। रुशाना अपने सामने बिस्तर पर लेटी हुई सरोत को देख रही थी, जिसका करोफर और गरूर आज खाक में मिल चुका था। अब वो बारी बारी हाथ जोड़कर शमशेर जुतई, फिरोज जुतई से माफ़ी मांग रही थी। वो रुबाब के साथ बहुत कुछ गलत कर चुकी थी। दरियाब खान की जान उसकी वजह से गई थी।